नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में यूपी, गुजरात, ओडिशा से लेकर असम तक क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली। यूपी के बरेली से सपा विधायक शहजील इस्लाम ने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। शहजील यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित टिप्पणी के बाद चर्चा में आए थे। इसके बाद से वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। वोटों का गणित देखे तो द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है। मतदान के बाद सभी राज्यों से मतपेटियां दिल्ली लाई जाएगी और 21 जुलाई को वोटों की गिनती के बाद देश के नए राष्ट्रपति के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। रिपोर्ट देखें। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में सोमवार को मतदान संपन्न हुआ। एनडीए ने एक तरफ अपना कुनबा इस चुनाव में मजबूत करके दिखाया है, तो वहीं विपक्षी खेमे को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा है। गुजरात से लेकर यूपी तक में एनसीपी, कांग्रेस और सपा में फूट देखने को मिली है। गुजरात में एनसीपी के विधायक कांधल एस जडेजा ने पार्टी के रुख से अलग एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट दिया। उन्हें लेकर पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि वे पार्टी से अलग रुख अपना सकते हैं। एनसीपी ने यशवंत सिन्हा के समर्थन का ऐलान किया था। इसके अलावा झारखंड से एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी नेता को वोट दिया है जिसने गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भी राष्ट्रपति चुनाव में फूट का सामना करना पड़ा है। एक तरफ अखिलेश यादव के चाचा और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने खुलेआम द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है, तो वहीं सपा के अपने ही विधायक शहजील इस्लाम ने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। बरेली के भोजपुरा से पार्टी विधायक शहजील इस्लाम बीते कुछ वक्त से पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे। हरियाणा में भी कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा है। पार्टी के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोटिंग की है। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए मतदान किया है। इससे पहले राज्यसभा चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस की बजाय बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट दिया था। नियम के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी पार्टी मतदान के लिए व्हिप नहीं जारी कर सकती। सभी विधायकों और सांसदों को अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी कैंडिडेट को वोट देने का अधिकार होता है। हालांकि परंपरागत तौर पर लोग अपनी पार्टी लाइन के आधार पर ही मतदान करते हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग किसी भी पार्टी के लिए एक झटके के तौर पर देखी जाती है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार एक सांसद के वोट का मूल्य 700 है। अलग अलग राज्यों में हर विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग होता है। चुनाव में यूपी सबसे बड़ा फैक्टर है। सूबे के 403 विधायक हैं और सभी के वोट का मूल्य 208 है, जो देश के किसी अन्य राज्य के मुकाबले ज्यादा है। इसके बाद झारखंड और तमिलनाडु में 176 है, महाराष्ट्र में ये 175 है, सिक्किम में प्रति विधायक वोट का मूल्य 7 है, जबकि नागालैंड में ये 9 और मिजोरम में 8 है। वोटों का गणित देखें तो द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं, तो वह देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति होंगी और वह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थीं, जो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक देश की 12वीं राष्ट्रपति रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ और राष्ट्रपति के लिए चुनाव की जो मतगणना है, आपको बता दें कि 21 तारीख को होगी और साथ ही साथ 21 तारीख को सभी के सामने होगा कि आखिर किसको चुना गया है और किसको नहीं चुना गया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो 25 तारीख को देश का 16वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। तो भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। संसद और देश की विधानसभाओं में कुल 99.18% जनप्रतिनिधियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और अब सभी की निगाहें 21 जुलाई पर टिकी हुई है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खैरा साहब है, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। माफ कीजिएगा, जय ठाकुर जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की। जय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय सरकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है टीएमसी के। बहुत स्वागत है सर आपका। और कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, नेता है सपा के। आपका भी बहुत स्वागत है। खैरा साहब, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, मतपेटियों में अब होने वाले राष्ट्रपति की जो किस्मत है
वो बंद हो गई। इसे कैसे देखते हैं? राष्ट्रपति चुनाव हुआ और ये चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से, और देश को अब 16वें राष्ट्रपति के रूप में अब एक नेता मिलेगा और विधानसभा की कुल 99.18% जनप्रतिनिधियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कैसे इसे देखते हैं सर? देखिए, पहली बात तो ये है, जब आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाया एनडीए ने, तो उस पर न सिर्फ भारतवासियों को गर्व हुआ, पूरे विश्व में एक संदेश गया कि भारत जैसे देश में जहाँ अक्सर लोग कभी जाति की बात करते, कभी धर्म की बात करते हैं, ऐसे देश में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी बनाया गया। महिला भी, आदिवासी भी और समाज सेवक भी, मशहूर समाज सेवक भी। इसके अलावा उनको अनुभव भी, मंत्री रही और राज्यपाल भी रही। हर तरह से वो योग्यतम व्यक्ति के रूप में उनको लाया गया था। तो चाहिए तो ये था उस समय विपक्ष को, कायदे से जब पता ही था कि उनको चुनाव हारना ही है, एक सेरेमोनियल ऐसे ही कि हमें तो लड़ना है, प्रत्याशी भेजना है, तो प्रत्याशी की ढुलाई हो रही थी। प्रत्याशी जब नहीं मिला ठीक ठाक, यशवंत सिन्हा जैसे आदमी को पकड़ गया जिसका राष्ट्रपति से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड यशवंत सिन्हा जैसे आदमी से क्या मतलब है? जैसे मतलब उनका राजनीति में कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इज ए ब्यूरोक्रेट। मेरा मतलब ये है, कैसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है सर? क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी से आए थे और जब वित्त मंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट में, तब उन्होंने ऐसे 20 काम किए थे जो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा और उनकी इच्छा के खिलाफ थे। अगर मैं रिकॉर्ड शुरू करूंगा तो 2-4 तो गिना ही सकता हूँ, अभी भी गिना सकता हूँ। लेकिन खैर वो इश्यू नहीं है। इश्यू ये है इस समय कि हम इसलिए कह रहे हैं ना, फारूक अब्दुल्ला जी के पास गए, वो नहीं माने, शरद पवार के पास वो नहीं माने, तो ये मिल गए इनको। मतलब ये मान गए तो इसलिए इन पे लांछन लगा दिया आपने, ऐसा है क्या? नहीं, इनको कोई नहीं मिला तो ये मिले, ये कह रहा हूँ। वो भी इसलिए कि ममता बनर्जी की पार्टी में आ गए थे वो, तो उन्होंने प्रपोज किया, खुद ही ने, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, सारा विपक्ष बिखरा पड़ा हुआ था, अकेली ममता जी उनको लेके आई। एनसीपी के ही आधे विधायक, आप झारखंड के विधायक ने वोट नहीं दिया, गुजरात के विधायक ने भी वोट नहीं दिया, खुल के दिया उन्होंने। मुर्मू कारण का दोनों लोगों ने। कांग्रेस की स्थिति ये हुई कि पार्टी ने मीटिंग बुलाई राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो आधे एमएलए ही नहीं गए। आसाम में ये हुआ, कुल 3 ही एमएलए गए। अरे अपनी स्थिति को समझना चाहिए थी। खामों का देश का वक्त खराब किया, लोगों का आपने पैसा खराब किया, क्यों किया? आपको मालूम था इतनी बुरी हालत? ठीक है संजय, सरकार जी क्या वाकई ये पछतावा है क्या? क्योंकि अभी भले ही नतीजे ना आए हो, लेकिन तकरीबन तस्वीरें साफ है कि द्रौपदी मुर्मू ही अब अगले राष्ट्रपति होंगी। तो क्या ऐसे में अब पछतावा है कि विपक्ष की तरफ से क्या किसी गलत दांव को चल दिया गया क्या? मैं आपको कहना चाहता है, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला है, उसको मैं स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है। देश को तीसरे बढ़ के हैं, आगे लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? 2006 में ये मंत्री था उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में जाजपुर में कालिंग नगर था, कालिंग नगर, वहां पर टाटा को जमीन दे रहा था, आदिवासी लोग उसमें विरोध कर रहा था, तो उसमें 13 आदमी को गोली करके हत्या किया। इसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, नहीं किया। आदिवासी हत्या होता है। आदिवासियों का एक स्लोगन है, जल जमीन जंगल का लड़ाई होता है आदिवासी में, इसमें लड़ाई करते हैं, ठीक है। रह गया, मैं आपको बताता है, आपको फिलहाल आप देखें अरुणाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव हुआ जहाँ पर विदाउट कॉन्टेस्ट तो एक बात बताइए संजय जी पड़ता था। अगर इतना खोट था द्रौपदी मुर्मू में, तो ममता बनर्जी क्यों ये कहती हैं कि हमें पहले पता होता कि द्रौपदी मुर्मू आप लोगों के कहीं ना कहीं उम्मीदवार हैं, तो हम नहीं उतारते विपक्ष का उम्मीदवार? नहीं, ये बात नहीं बोले थे। ममता बनर्जी बोला था अगर द्रौपदी मुर्मू अगर कैंडिडेट होते थे तो हम लोग सोच सकते थे, नहीं बोले थे हम लोग नहीं उतारते थे, ये बात कभी नहीं बोला आपने। तो द्रौपदी मुर्मू की तो उन्होंने तारीफ की थी। क्लिपिंग है तो आप बता सकते हैं मेरे को, लेकिन आपको पास ये क्लिपिंग है नहीं है। मैं आपको दूसरी बात हम आपको बताता है नेहा जी, जहां पर इसको पंचायत चुनाव जीतने के लिए भी गुंडागर्दी, माफिया, लोकल पुलिस प्रशासन को सहारा लेना पड़ता है। अरुणाचल में चुनाव हुआ, विदाउट कॉन्टेस्ट में पंचायत में 80% में जीता है। त्रिपुरा में 96% विदाउट कॉन्टेस्ट में इसको गुंडागर्दी करके जीतना पड़ता है। हेमंत सोरेन को ये दबाव में लिया है, बोले तुमको कोल माइंस जो लिया है उसको ईडी का जज, उसको एक विधायक के ऊपर ईडी का जज करा दिया है, ठीक है। आप महाराष्ट्र में देखें, ईडी, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स, डीआरआई
और जितना लोकल जहाँ सत्ता है तो उसको ऊपर में एक्शन कराता है, करा के लोकतंत्र को ये हनन करता है, लोकतंत्र को ये बलात्कार करता है, वो लोकतंत्र को गला दबा देता है। और क्या आज ऑपोजिशन सरकार में क्यों रहने नहीं देता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। रहने नहीं देना चाहता, इस कारण में भारतवर्ष में इनका बहुत एक प्यारा व्यापारी है, जिसको 29,80,000 करोड़ रुपया लोन मिला है, वो लोन का एक पैसा भी बैंक ने नहीं दिया, इसको प्यारा व्यापारी है, ठीक है। और 10 लाख करोड़ बैंक घोटाला हुआ, 29 आदमी में 28 आदमी गुजरात का नाम गिना देंगे आपको। नहीं, मैं आपको क्यों मुद्दे पे रहिए सर, आप ट्रैक से हट जाते हैं संजय जी। नहीं, ट्रैक नहीं जा रहे, हम इस ट्रैक के अंदर ही है। क्यों ऑपोजिशन को होने एक नहीं देता, कारण है अगर सारे ऑपोजिशन एक हो जाएंगे तो इनके लिए बहुत बड़ा दर्दनाक हो जाएंगे, इनके लिए चिंता का कारण हो जाएगा। ठीक है खैरा साहब, जल्दी से अपनी बात रखिए, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं कपिश जी का और जया जी का रुख करती हूँ, जल्दी से रखिए। मैं खाली ये हो रहा है तो भाई एक का तो आपने क्वेश्चन किया तो वो जवाब नहीं दे रहा है कि अगर ऐसा था तो क्यों कहा कि हम समझ नहीं सोच सकते हैं, बोला है दीदी। एक सेकंड सर, आपकी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था, आप मेरे को बुलाया था जो न्याजी ने बोल दिया। सर मैं दूसरी बात ये है, क्या आप ये नहीं जानते हैं कि 30% पर शेड्यूल कास्ट को डॉक्टर में एडमिशन मिलता है और 60-65-70% को सवर्ण कितना परसेंट में? क्यों कितना परसेंट में? एक सेकंड सुनिए, अब आप एक मिनट, कितना परसेंट में बोलिए, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ट्राइबल रूल आपको एक्सप्लेन कर देंगे। हमको उत्थान करना है, इसलिए करते हैं ना हम लोग। तो अगर आप इनको आदिवासी के बात ये कहिए कि उनको कोई अनुभव नहीं है, मंत्री रही, एमएलए रही, गवर्नर रही, नहीं है अनुभव, ये कहना था आपका, आश्चर्यजनक बात है। जब आदिवासी को बनाएंगे, अगर हम दलित को बनाएंगे तो उसका आप कंप्लेन, मेरे को 1 मिनट समय दीजिएगा। अगर आप इस तरह से आदिवासी को इंसल्ट और उनका जो अधिकार है उसको छीनना चाहते हैं, आपकी तो ये पहले मानसिकता हो गई। दूसरी बात, अगर आपने उनके ऊपर इतने चार्जेस लगाए तो उन्होंने ये किया, गुंडा किया, तो बोलते ना चुनाव में टीवी में क्यों? ठीक है मैं आती हूँ संजय जी, 1 मिनट में जवाब, जल्दी से रखिए अपनी बात, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ट्राइबल लॉ में ट्राइबल को कितना सुविधा मिला, कितना ट्राइबल को आप नौकरी दिया है? आप 14 साल सरकार में थे, अभी आप पहले 6 साल, अभी 8 साल, 14 साल, कितना ट्राइबल को नौकरी दिया, कितना ट्राइबल को घर दिया, कितना ट्राइबल को फ्री में एजुकेशन दिया है, कितना ट्राइबल को आप लोन दिया है, ठीक है, ट्राइबल को जो आपके धंधा, ये आपको बताता हूँ, जहाँ पर आपको बताते हैं जहाँ पर खाना 2 वक्त का नहीं मिलता है, 10 किलोमीटर जो डेड बॉडी है उसको कंधों में लेके आने पड़ता है, साइकिल में लेके आने पड़ता है। कलांडी बोलते हैं उड़ीसा का जगह, उड़ीसा से ये फिल्म करता है। ठीक है सर, ठीक है कपिश जी, ठीक है सर, इस तरह से नहीं प्लीज, ठीक है। किसी को अंडा खा के गुजारते वो लोग, और उसको बजाय में आप लोग उससे एक राइस दिया, बोलते एक दारू दे देता है, उसको पिला के जिंदगी गुजारता है। क्या दिया आपने जल जमीन जंगल में दिया कुछ? आप गुनाइए कितना आदमी को नौकरी दी आपने? ठीक है, पूछेंगे खैरा साहब से पूछेंगे कि कितना उत्थान हुआ है आदिवासियों का, पूछेंगे। लेकिन कपिश जी ये कह रहे हैं कि देखिए, एक तो महिला मुर्मू, और दूसरी बात आदिवासी, और तीसरी बात समाज सेवक, इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों को खुद आगे बढ़कर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। आप लोगों ने नहीं किया, इसलिए आपकी पार्टी में फूट आई, ऐसा है क्या? नेहा जी, एक चीज पहले हम आपसे अर्ज कर दें कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं समाजवादी पार्टी का, तो अपने पीसीआर से सही कराएं। बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक करा देते हैं, रखिए अपनी बात जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी खेरा साहब ने जितनी बातें रखी, या भारतीय जनता पार्टी ने जब द्रौपदी मुर्मू जी को प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ही जिन बातों को लेके कही थी वो गैर संवैधानिक। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि देखिए, हमारे जो देश का संविधान है वो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो या कोई भी चुनाव, उसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, भाषाई के आधार पर विभेद नहीं मानता। और इन्होंने जो सबसे पहली चीज की थी वो ये उन्होंने कहा कि वो चूंकि आदिवासी हैं, वो चूंकि महिला हैं, तो ये हमारा संविधान रोकता है। अगर आप ये बात कह करके उनकी डिग्निटी कायम करते हैं तो ये राष्ट्रपति पद की डिग्निटी नहीं है। और सीधी बात है कि आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिग्निटी दूसरी होती है, और आप बता रहे हैं लिंग का आधार बता रहे हैं उनकी योग्यता, उनकी चूंकि वो आदिवासी खेमे से आती हैं।
सबसे पहली चीज ये कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो पहले तो पार्षद थी, पार्षद के बाद विधायक बनी, मंत्री बनी और फिर वो राज्यपाल बनी। तो वो ऐसा नहीं है कि वो आदिवासी है केवल, वो राज्यपाल थी। आपको योग्यता ये देनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो रही नहीं गई ट्राइबल, क्योंकि राज्यपाल में कोई आरक्षण नहीं होता है। वो आरक्षण बिना आरक्षण के राज्यपाल बनी है। तो जब वो राज्यपाल बन गई तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो है उसी तरीके से आदिवासी हैं जैसे आदिवासी जीवन जीते हैं? तो ये चीज तो सही नहीं। और ये संविधान की धज्जियां उड़ाना है कि अगर आप राष्ट्राध्यक्ष के पद पर डिग्निटी ना खोज करके आप लिंग को आधार बनाएं, आप किसी की जाति और धर्म को आधार बनाएं, तो ये भारतीय संविधान का अपमान है जो भारतीय जनता पार्टी ने करके पूरे देश को बांटने की कोशिश की है, ना कि राष्ट्राध्यक्ष की डिग्निटी को मेंटेन किया। अब मैं दूसरी बात कहता हूं। मुर्मू जी एक समाज सेविका हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे समझ से खैरा साहब भी एक समाज सेवक है। उन्होंने डॉक्टर की भूमिका भी अदा की है इस देश में और शायद आज भी करते होंगे। उन्होंने बिना पैसे की भी बहुत चिकित्साएं की हैं, वो भी एक समाज सेवक है। सीएमओ के पद से रिटायर हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो एक समाज सेवी। मैं भी एडवोकेट हूं पेशे से और बहुत सी लड़ाइयां मैंने लड़ी हैं समाज के लिए। मैं भी हूं और शायद हमारे टीएमसी के नेता और प्रियंका जी और ये हमारी जया ठाकुर जी भी होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि राष्ट्राध्यक्ष जब आप लेकर के आते हैं तो ये सबसे बड़ा संवैधानिक पद है जिसपे कि संविधान को ही बचाने का सबसे बड़ा दायित्व है कि किस अनुच्छेद को कहां पर कैसे वो अपलिफ्टमेंट करेगा। मान लीजिए अगर कोई विधेयक आता है तो वो विधेयक स्वीकार कर लिया जाता है और फिर उसके बाद पता चलता है यूटर्न हो जाता है सरकार से। तो राष्ट्रपति के पास एक विजन होना चाहिए। दूसरी चीज, जब हर व्यक्ति राजनीतिक दल थक जाता है कहीं किसी बात पे तो वो कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है एक अपना ज्ञापन लेकर कि साहब की ये हम लोगों की दिक्कत है, इसको सुन लिया जाए। तो ये उनको एक एडिशनल पावर है जो संविधान से हट करके इतर है। उस पर वो क्या कहेंगी? नहीं सर, लेकिन उस पे भी तो आपकी पार्टी पूर्वक शासन से क्या वो कुछ लगा पाएंगी? जिस तरीके से किसान बिल आया आप देखिए सामने है आपकी पार्टी तो उस पे भी एक मत नहीं है ना। आपकी पार्टी तो उस पे भी एक मत नहीं है। वहां पे कहीं ना कहीं वोट देखने के लिए मिली। नेहा जी अभी रिजल्ट आने दीजिए। आत्मा की आवाज जो इसमें राष्ट्रपति चुनाव में व्हिप नहीं जारी होता है, आत्मा की आवाज पे बहुत सी क्रॉस वोटिंग होती है और आपको दिखाई भी देगा कि बहुत सी क्रॉस वोटिंग बहुत जगहों पर हुई। आप एक नाम ले रहे हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने कह दिया। ये हमारे पार्टी का लोकतंत्र है कि हमने सबकी अंतरात्मा को मारा नहीं है और किसी दूसरे में तोड़ फोड़ नहीं की, ईवीआई और सीआईडी नहीं लगाई। आप खुद देख लीजिए ना कि जिस तरीके से झारखंड के अंदर इन्होंने शिबू सोरेन का हासिल किया है, क्या किसी से छुपा है कि उनके मंत्री के ऊपर जो है उन्होंने प्रवर्तन दल यहाँ से भेजा गया तो लग गया। आप वाईएस रेड्डी की उठा करके देख ली ना टीसीआर के कि वो क्यों है? क्योंकि आज वो जमानत पर है। नतीजा जब आएगा खींच ली जाए नतीजा जब आएगा तो आएगा। कपिश जी सुन लीजिए, लेकिन शिवपाल यादव ने सुन लीजिए सर 400 करोड़ से ज्यादा का वो है। मैं तो आपको एक बात कह रहा हूँ कि अगर ये दिल जीत करके किसी को मुर्मू जी के साथ ले आते तो कपिल श्रीवास्तव पहले व्यक्ति होते कि बधाई दे देते। लेकिन हकीकत ये है जिस तरीके से चलती हुई सरकार महाराष्ट्र में गिराई गई एक राष्ट्रपति चुनाव को जीतने के लिए, जिस तरीके से शिवसेना को समाप्त कर दिया गया महाराष्ट्र के अंदर, वो भी आपके सामने है। आज वो विलय कर चुके हैं एक तरीके से। नहीं, अच्छा ये बताइए कपिश जी सुनिए, तो मैं तो शिवपाल यादव ने कहा कि सच्चा सपाई विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने कहा मैं नेताजी को आईएसआई का एजेंट बताने वाले यशवंत सिन्हा का साथ कभी नहीं दूंगा और जो सच्चा सिपाही होगा, सपाई मतलब सपा के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति जो सही सपाही होगा वो कभी भी यशवंत सिन्हा का समर्थन नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात। माननीय शिवपाल सिंह यादव जिन बात का ओपन लेटर लिखे उन्होंने गलत व्यक्ति को लिख दिया। अगर ये अपमान हुआ था तो माननीय मुलायम सिंह यादव अभी हम लोगों के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं, जीवित हैं। एक लेटर उन्हें लिखना चाहिए था इसलिए भी कि वो उनके बड़े भाई हैं और साथ ही साथ वो समाजवादी पार्टी के माननीय संरक्षक हैं। और जब यशवंत सिन्हा जी का हमारे पार्टी कार्यालय में आयोजन हुआ था तो माननीय नेताजी उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि मैं खुले मन से आपको आशीर्वाद देता हूं
क्योंकि आप ही इस देश के संविधान को बचा सकते हैं, लोकतंत्र को बचा सकते हैं, इसलिए मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। और दूसरी बात, जब यशवंत सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनके मंत्री थे, उन्होंने खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ये बात भारतीय जनता पार्टी के और शहजील इस्लाम का क्या हुआ? नहीं, सुन लीजिए, अभी पूरी बात हो जाने दे, कम से कम शिवपाल जी का तो पूरी बात हो जाए। हम चर्चिल पे भी आएंगे, हम जवागेंगे थोड़ी ना। हम तो बैठे ही इसी काम के लिए। मैं भागने वालों में से थोड़ी ना हूँ भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ, भागने भी नहीं देंगे आपको। एक घंटे के लिए आपको बिठा रखा है यहाँ पर। हमें दुबे जी इतना अच्छा लगता है, आपके एंकरिंग में कम से कम हमें सुनने का अवसर भी मिल जाता है, वरना तो कोई और मीडिया हम लोग को जल्दी बोलने ही नहीं देता। इसके लिए बधाई भी दे रहे हैं। और खैरा साहब भी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, सुन रहे हैं हमें। मैं एक चीज ये कह रहा हूँ कि शिवपाल जी ने जिन बातों को कहा, उन्होंने अपने ही बड़े भाई के आशीर्वाद को पर कुठाराघात किया और भारतीय जनता पार्टी के विचार की पोषक जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं उनके साथ वो चले गए। वो भारतीय जनता पार्टी जो उन्हीं के भाई को कार्यसेवक का हत्यारा बताती है, जो बताती है कि मुलायम सिंह जी ने कहा था कि क्या बोलते हैं, बच्चों से गलती हो जाती है यानी रेप करो। और वही शिवपाल यादव जी जो सन 2017 में जब प्रसपा का कार्यालय बट रहा था माननीय योगी जी और नड्डा जी के आशीर्वाद से, तो उस समय मायावती जी के ये तो तय करिए कि फूट है या नहीं है, फूट है या नहीं है। एक मिनट सुन ले जी। और वहीं आप देख लीजिए, जब माननीय मुलायम सिंह जी से उनका आवाज छीना जा रहा था और आदरणीय अखिलेश यादव जी से उनका आवाज छीना जा रहा था, तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी अपना बंगला ले रहे थे, चुनाव कार्यालय मायावती जी का, और उन्होंने अपने भाई का साथ नहीं था। उस समय आत्मा की आवाज उनकी कहाँ चली गई थी? अब मैं चर्चिल इस्लाम पे कह देता हूँ। जल्दी से रखिए सर, 10 सेकंड के अंदर। हमारे इस्लाम साहब बेचारे हैं। दिक्कत इस बात की है कि वो पार्टी से हमारे हैं, पेट्रोल पंप उनका गिराया गया। अब गलत काम भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ किया कि बिना किसी जांच के गलत तरीके से डिमोलिश किया, और इतना सीबीआई और प्रवर्तन दल और उनको विध्वंस करने की बातें दिखा दी कि वो बेचारे सरेंडर हो गए। अब वो बेचारे हैं तो उनके लिए अगर दूसरी पार्टी का सपोर्ट कर दिया या फिर दूसरे उम्मीदवार का सपोर्ट कर दिया तो वो बेचारे हो गए। है जो बातें आपके सामने हैं, आप बताइए, जो व्यक्ति का पेट्रोल पंप भाजपा ने गिराया, अगर वो उसी के प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं तो ये समझने वाली बात नहीं है कि क्यों दे रहे हैं, ये हमें कहना पड़ेगा। आप तो इतनी बड़ी ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। एक जय जी, क्या वाकई जिस बात का जिक्र अभी कपिल जी कर रहे थे कि संविधान के धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, और जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए राष्ट्रपति का उम्मीदवार जो भी होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए उसके पास, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है द्रौपदी मुर्मू को देखते हुए। जी बिल्कुल, मैं सहमत करती हूँ। पहले बात तो मैं मुर्मू जी का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो टेंडेंसी है बीजेपी की और जिस तरीके की इनकी कार्यशैली है, जहाँ जिससे भी इनको अटैक करना होता है वो ईडी का सहारा लेते हैं। ईडी के बारे में बताना चाहूंगी कि जो ईडी के डायरेक्टर हैं उनका जो है अपॉइंटमेंट हुआ था 2018 में, उसके बाद उनका जो है रिटायरमेंट था 2020 में। उसके पहले ही उन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया, वो भी आउट ऑफ द वे जाके। जब उस समय भी उनका काफी विरोध हुआ और जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया कि इस ईडी के डायरेक्टर को और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। उसके बाद भी बीजेपी ने इनके लिए एक्सटेंशन दिया 1 साल का, और उसके बाद वो अपने तरीके से उसका मिसयूज करते हैं। जिसपे भी उनको अटैक करना होगा ईडी का सहारा लेके उसे ह्यूमिलेट किया जाता है, और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सोची समझी प्लानिंग होती है। और जो मुर्मू जी का मामला है, मुझे लगता है कि वो एक कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं सिर्फ ये शो करने के लिए कि देखिए हम दलितों के साथ हैं, जबकि वास्तविक सच्चाई ये है कि बीजेपी के कार्यकाल में जो दलित जो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी उन्हें परेशान होना पड़ता है। आप इतने ही बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब आप धरातल पे जाएंगे और देखेंगे कि गैस सिलेंडर कितना महंगा हुआ है, या इस बीजेपी सरकार में महंगाई जो है चरम पे है, तो मुझे लगता है कि ये सारे तो कुछ लोगों को नहीं दिखता होगा, कुछ लोगों को नहीं दिखता होगा, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता जब दूसरे कैंडिडेट को समर्थन कर रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? या फिर यूं इस तरह से इसे देखें कि हर विषय पर जब कांग्रेस 2 फाड़ में बटी हुई नजर आती है तो इस विषय पे भी 2 फाड़ में बटी हुई है।
ये देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। निश्चित रूप से अलग व्यक्तियों के अलग विचार होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम बटे हुए हैं। किसी एक नेता के लिए आप सिर्फ कांग्रेस नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये कांग्रेस दो भागों में बटी है। कई लोग होते हैं जो थोड़ा सा बड़े माउथ के होते हैं, आई डोंट नो, पर ऐसा नहीं है। कांग्रेस में एकता है और निश्चित रूप से आगे जो है आप इस चीज को देखेंगे। ईडी का डर दिखाकर और बुलडोजर का डर दिखाकर आप लोगों ने अपने पक्ष में वोट करवाए हैं। अभी आपने सुना कपीश जी को कह रहे हैं कि शहजील इस्लाम ने अगर वोट किया भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष उसके पक्ष में, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरेंडर कर चुके थे। अभी आपने कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना, वो भी कह रहे कि ईडी का डर दिखा के आप लोग अपने पक्ष में वोट करवाने की कोशिश करते रहे हैं और ये किया भी आपने। कितना इत्तेफाक रखते हैं? राजभर जी ने क्यों कर दिया? उन्हें किसका डर था? है इनके पास जवाब? शिवपाल जी ने क्यों कर दिया? हमारे पास है जवाब, बता देना। राजभर जी को ठीक है, आप बोल रहे हैं फिर हम बता दें। अच्छा बता दें। राजभर जी को आपने नहीं बुलाया, आपसे नाराज हो गए। आपने शिवपाल जी को नहीं बुलाया, शिवपाल जी आपसे नाराज हो गए। तो सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है, जिस तरीके से बहुत बार कई लोगों ने राहुल गांधी को समझाया कि इस तरह से आपकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी, वो सब धीरे धीरे बाहर हो गए, चंपू भीतर हो गए, तो पार्टी खत्म हो गई। यही समाजवादी पार्टी का हाल हुआ है। जो तुमको समझाने वाले लोग थे, चाचा लोग, उनको आपने दूर किया, तो धीरे 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 करके समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो गई। 4 पार्टियां हैं, चारों से आपने समझौता कर लिया और चारों में आप तीनों चारों में खेल खत्म हो गया आपका। जगह जगह जाके दोस्त दूसरों पे मरने से कोई फायदा नहीं है। अपनी गहराई समझिएगा। ये सच है कि मुलायम सिंह जी को यशवंत जी ने ये बोला था, उनको ऐसा एजेंट बोला था, इसमें कोई शक नहीं है। अब मुलायम सिंह जी बड़े हृदय के आदमी हैं, मुलायम सिंह सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं। वो क्या कहते कि उनको वोट को मत दो, इसने हमें गाली दी थी? बोल ही नहीं सकते वो तो कभी, इसलिए वो अपना चुप थे। लेकिन चाचा उनके सगे भाई अपने मतलब पिता समान मानते, उन्होंने इसका जवाब दिया कि हम कुछ भी हो, हम पिता के आशीर्वाद से कुठाराघात किया, भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र बने, उन्होंने तो फील लिया। अब आप उनकी तुलना इससे करो कि आज चाचा की इसलिए बुराई करो कि उन्होंने अपना बंगला ले लिया। मैंने तो बताया कि जिस समय नेताजी का आवाज छीना जा रहा था आपके मार्फत, उस समय भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई और जाकर के अपने लिए बंगला ले लिया। अगर आप आज ये छोटी छोटी बातें तो करोगे फिर चुनावों के वक्त उन्हें क्यों वापस ले लिया आपने? खड़े थे, नहीं लिया। एक सेकंड, उन्होंने तो सारी शर्तें छोड़ करके वो आए, वो तो प्रस्ताव के उम्मीदवार भी नहीं रहे। अच्छा, अब और एक टिकट पे वो समाजवादी पार्टी के है, वो बहुत बड़े नेता, इसमें कहीं दो राय नहीं। 3 साल 4 साल से वो अपने 5 साल से प्रस्ताव चला रहे थे, लेकिन एक भी कुवत नहीं थी खुद की जिता लेने के लिए, इसलिए साइकिल पे सवार हुए। अब हमें देखिए 3 लोगों के जवाब देना है, इतनी सारी बात, और उन्हीं से राय मशवरा की बात बता रहे हैं। खैरा नहीं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर कौन सा ईडी का छापा पड़ा, कौन सा बुलडोजर चल गया। ये बहुत अच्छी बात है खेरा साहब। अभी बाद में जवाब दे रहे आपका जब समय आए तो देखिएगा। हमें तो बहुत सारी बातें आपने ठीक, आप कह लें, आप कह लें, बताना पड़ेगा। कांग्रेस वाले की बतानी है मुझे तो। नहीं, आप कह लें, आप कह, कितने सारे बोल गए। तो अभी संविधान की धज्जियों की भी बात कर रहे थे। संविधान की धज्जियों क्या ये बोल रहे जी वो आदिवासी नहीं है जी, इसलिए वोट दो उनको। धोखे से आदिवासी बन गई वो। अरे हैं आदिवासी तो बोलेंगे, ये बोल रहे हैं कि महिला नहीं है जी वो, तो आप वोट दे दो। महिलाएं तो बोलेंगे आदिवासी 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 करके आप लोग वोट मांग रहे हैं। संजय सरकार जी कह रहे थे आदिवासियों का कितना उत्थान हुआ है, ये तो बता दीजिए। सामाजिक कार्यकर्ता है वो जो है वो राज्यपाल रही है। कितना उन्हें घर बांटा गया, कितना उन्हें अनाज बांटा गया, कितने उन्हें नौकरियां बांटी गई, बताइए ना उस बारे में। तो मुझे बोलने का वक्त बताइए। अब आप इनको चुप कितना यूनिवर्सिटी हुआ, कितना आदमी को नौकरी दिया, कितना आदमी को, अरे बता रहे ना आपको कितना जगह बिजली पहुंचा, कितना जगह पानी पहुंचा है। अब सुनिए, आप जिस भारतीय जनता पार्टी ने मेरा बात सुन लीजिए, बनाया है अच्छा होगा। खेरा जी मेरा बात सुन लीजिए, आपको जवाब देने में अच्छा होगा। मैं आपका नहीं सुनना, मुझे एक एक करके सुन लेते हैं। दूर में उसको कंधों कंधों में मोटरसाइकिल में लेकर आने पड़ता है और चीटी का अंडा खा के जिंदगी अरुणाचल से दिल्ली आने में 5 दिन लगता है। वो वहाँ पर भी आदिवासी है, जहाँ पर आदिवासी को कुछ विकास। ठीक है संजय जी, अब सुन लेते हैं अब ठीक है। खैर सब जल्दी से रखिए अपनी बात। अब पहले तो उनकी बात का जवाब दे रहा। संविधान की धज्जियों की जो बात कर रहे थे, आप ये बताइएगा, अगर हमने दलित को मौका दिया है राष्ट्रपति बनने का, उसमें भी तकलीफ, उसमें भी ये कहना कि संविधान के खिलाफ है।
अगर हमने एक महिला को अवसर दिया है कहीं से भी, जब किसी तरह से राष्ट्रपति बने, उनको ये लगे कि हमारी भी हिस्सेदारी आज है सरकार में, गर्व महसूस करें अगर वो लोग, तो आपको इसमें भी तकलीफ है, होने दीजिए, हमें उसकी तेरा साहब संविधान जो है दलित होने के नाते, आदिवासी होने के नाते किसी पद पर चुनने के लिए मना करता है, नहीं उड़ी है, और ये मना करता है। मैं आपको संविधान में दिखा दूंगा कि मना करता है। आपस में फिर बहस हो गई ना शुरू। नहीं, तो ये बात सही है सर। क्या जाति के आधार पे आप राष्ट्रपति बनाएंगे क्या? मैं हाँ करेंगे, दलित है तो लाएंगे, संविधान का विरोध है। आप सुनिए, आप सुनो ना पहले, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। अच्छा आप बोल लीजिए, भारतीय जनता पार्टी नयाजी से बुलवा लीजिए। ओके बोलिए, मैं बैठा हूँ, बोल लीजिए। कपिल जी रखिए अपनी बात। क्या कह रहे हैं आप? आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। हम आपको शांति से सुने 10 मिनट, आप मुझसे 1.5 मिनट नहीं सुन पाते। अरे मैं सुनूंगा, आप बोलिए। ठीक है, ठीक, एक करके देखिए, मौका सबको मिल रहा है, सबको मौका मिल रहा है, एक करके अपनी बात रखिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, आपने मुझे अवसर दिया है बोलने का, तो मुझे बोलने दीजिए। हाँ रखिए लाइन पे आप टोकेंगे हमको। ठीक है सर, बोलिए। हम बोलेंगे कि हम दलित को लाए हैं, हाँ हम बिल्कुल बोलेंगे कि हम महिला को लाए हैं। हाँ आप जो मर्जी कीजिएगा, हम बोलेंगे। अगर हाँ, आप सर, इसको सत्ता पे समझते है हो आप। तो ये जातिवाद है, अगर आप ये समझते हो घटकवाद है, तो आप बोलिए, हमको चिंता नहीं इस बात की। ठीक है। हम दलित को लाएंगे तो हम बोलेंगे हमने दलित राष्ट्रपति बनाया, हम बोलेंगे हमने महिला बनाई। आपको एतराज है तो आप बोलिए कि आपने महिला को गलत बनाया, आपने आदिवासी को गलत बनाया। हमें एतराज नहीं है, देश के संविधान को एतराज। हमें कोई एतराज नहीं है। अब दूसरी बात नहीं, लेकिन कपिल जी एक सेकंड सर, मैं रोक रही हूँ। कपिल जी कह रहे हैं संविधान का उल्लंघन है। जाइए ना हाई सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, चैलेंज है आपको। अगर आप नहीं हमेशा जाते आप हैं, तो कोर्ट ही क्यों गिरते हैं भाई? हम लोग गरीब आदमी है, काहे बार बार कोर्ट तो अंतिम विकल्प है। हम तो आपसे गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम संविधान की धज्जियां ना उड़ाइए। अरे भाई मेरे, आप वकील हैं, आप कानून जानते हैं, और अगर ये संविधान के खिलाफ है तो चले जाइए ना। हम कहते हैं संविधान एक है 100%, इसका फैसला कहाँ होगा? कोर्ट में होगा या जनता की कोर्ट में होगा? जनता की कोर्ट तो बार बार फैसला कर रही है, 3 बार कर चुकी, फिर कर रही है। अब राह खाली हुई है तो आप कोर्ट चले जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए। खिलाफ है तो अब अभी दूसरा, अभी तो 3 लोग थे, एक करके मैं क्या बोलूंगा। अभी बंगाल वाले भी कुछ बोल रहे थे, अनाज बांटने की बात कर रहे थे मैडम। नहीं, आपने आप कितनों को अनाज मेरे बात बांटा, पहले से सुन लीजिए, कितनों को जवाब आपने देने में ठीक क्या रहेंगे। किया? आप सुन लीजिए किरण जी, जिस मेरे बात सुन लीजिए, जवाब देने में ठीक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कितना यूनिवर्सिटी आप आदिवासियों के लिए, अरे आप बोलने दीजिए ना, क्यों आप डिस्टर्ब करते हो भाई? गुंडा है, You must stop it. कम्युनिटी है, इतना सारा कम्युनिटी है। You cannot- आप किसके लिए यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया है? आप खाली यही- खाली यही कहाँ तक SCN बिजली है जिसके पहुँचाया ऊपर है? आप डिस्टर्ब कहाँ कर तक पाते हैं? जमीन दिया है? कहाँ तक या तो आपका टर्म था, आपने परिवार बोल के लिया। लिए सब्सिडी दिया है? मुझे बोलने को बोला है ना। ठीक है, ठीक है। नहीं, ठीक है, समझ गए खैरा साहब, समझ गए हैं। यूनिवर्सिटी कितनी बनाई, कितनी गरीबी मिटाने की कोशिश की, कितने लोगों को बिजली पहुंचाई, कहां तक सड़क पहुंचाई, कितने शिक्षा के स्तर को उनको सुधारने की कोशिश की, नौकरी कितनी दी है, इन तमाम चीजों के बारे में बताइए। सिर्फ राष्ट्रपति बनाने से सारी क्षतिपूर्ति हो जाएगी क्या? अब यही तो मैं जब तीसरी बार यही बात रखिए अपनी बात रखिए। अब सुनिएगा, हमने लाखों में करोड़ों में आवाज दी है गरीबों को भारतीय जनता पार्टी ने। उसी का जवाब था कि जनता ने हमें द्वारा और अधिक सांसद चुन के भेजा। ये आपके सामने जवाब है। हमने फ्री गैस दिए, हमने करोड़ों शौचालय बनाए हैं गरीबों के घरों में। आज कल आपको कोई महिला कौन से लोटा लेकर नहीं जाती है। क्या कह रहे हैं आप? हमने क्या किया जो 70 साल में तुम लोग नहीं बताइए ना। हमने वो किया, हमने रेलवे ट्रैक के किनारे सवेरे 5 बजे हजारों लाखों लोग बैठते, सवेरे शौचालय में जो बैठते थे वो तो हमने बंद किया। जो 60 साल तक तुम बंद नहीं कर पाए। जब आप ट्रेन से निकलते थे, कलकत्ता से दिल्ली आते थे, तो सुबह 5 बजे निकलते थे बाहर। नहीं, बोलता हूँ, डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए प्लीज, ऐसे नहीं, ऐसे एक एक करके अपनी बातों को रखिए। संजय जी, खैरा साहब, नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज। मैं आप देखिए सभी से अनुरोध करती हूँ। संजय सरकार जी, देखिए आप लोग हमेशा डिबेट में जुड़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सकारात्मक तरीके से डिबेट करते हैं। ऐसे नहीं होता, एक एक करके अपनी बातों को रखिए। हैंड रेस करिए, देखिए कपिल जी कितनी शालीनता के साथ डिबेट कर रहे हैं। हैंड रेस कर रहे हैं, हैंड रेस करिए, मौका दूंगी, अपनी बारी आएगी बोलिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड रेस करिए, एक दूसरे की बारी में मत बोलिए प्लीज।
ऐसे लड़ाई करने से कुछ नहीं होता, किसी का समझ नहीं आता। मतलब कुछ नहीं होता बोलने के लिए तो डिबेट खराब करो इनके पास। सीधी बात यह है, आप मुझे बता दीजिए, कैलकाटा से अगर आप कभी ट्रेन से जब दिल्ली आते थे सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, क्या खिड़की से बाहर झांक सकते थे आप? शौचालय के लिए लोगों की रेलवे की ट्रैक के ऊपर हजारों लोगों की लाइन लगी रहती थी। शर्म से हम अपने परिवार के साथ खिड़की से झांक नहीं सकते थे। ये दिया हमने। आज देखिए आपको 10 लोग भी नहीं मिलेंगे ट्रैक के ऊपर। ये असंभव काम हमने किया है। और आप कह रहे क्या किया हमने? वेस्ट बंगाल में नया कोई ट्रैक आपने नहीं बनाया। जैसे वेस्ट बंगाल में नया कोई ट्रैक आपने नहीं दिया। हंसना बहुत देखे हमने फिल्मों में। दीदी दिए थी, पिटाई कमाई हो चुकी है, दीदी जनता ने कर दी। आपको याद होना चाहिए। हम लोग और जितना गरीब लोग बनाए तो लालू जी बनाए थे। जनता ने हमें सुनिए ना मेरे बात, हम लोग विषय से भटक रहे हैं। जनता ने हमें फिर से ठीक है सर, मुद्दे से मत भटकिए। देखिए ये सही नहीं होता है। ठीक है कपिश जी, देखिए 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया कर दिया है। ठीक है, सच से इनकार क्यों करते हो? बर्दाश्त करो सच को। रेल में कितना ट्रेन अब अभी तक सच्चाई को बर्दाश्त करो। एक चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ठीक है। देखिए मुद्दे से मत भटकिए, राष्ट्रपति चुनाव में बात कर रहे हैं, उसी पे रहिए। किसने क्या किया पूछ लेंगे बाद में सर। ठीक है, का जो मालिक है विजय माल्या फरार हो गया आपको। ठीक है संजय जी, ठीक है, ठीक। कपिश जी, अब एक तो ये मुद्दा है कि देखिए सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सपा से नाराजगी की कई सारी वजह। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में ना तो यूपीए के प्रत्याशी ने उनसे वोट मांगा, ना ही यूपीए के किसी नेता ने उनसे वोट मांगने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने उनसे समर्थन मांगा तो हमने समर्थन दिया है उन्हें। लेकिन क्या वजह है कि आप लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उन्हें बुलाते नहीं है? क्या उनके समर्थन की जरूरत नहीं थी क्या यशवंत सिन्हा को? यह देखिए, ऐसा है कि हमारा गठबंधन सन 2022 के विधानसभा इलेक्शन का और जो भी शर्तें तय हुई थी और जो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम थे वो उसी तक थे। और उसके बाद तो फिर शुचिता की चीज थी कि गठबंधन में अगर शुचिता रहेगी तो चीजें चलेंगी। लेकिन विपक्ष की राजनीति को झेल पाना 5 साल वो सबके बस का काम नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो हर हाल में पूरा विश्व जानता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जा सकती, जैसे केंद्र में या अन्य प्रदेशों में कांग्रेस नहीं जा सकती। सोचा तो ये भी था कि बसपा के साथ भी कभी नहीं जा सकती, लेकिन आपने तो बसपा के साथ भी। बसपा के साथ हमने कभी नहीं कहा। मैं आगे भी नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको आगे भी नहीं कह रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, मैं बहुत स्पष्ट चीजों को कह रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक विषाक्त विचार विमर्श करने वाली पार्टी। मोदी शाही चल रही है इसमें, और अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, गोविंदाचार्य जी, जो एक विचार के लोग हुआ करते थे, जो डिग्निटी के साथ चीजों को फाइट करते थे, और वो ये कभी नहीं कहते थे कि हमें विपक्ष नहीं चाहिए तो हमें सत्ता नहीं चाहिए। वो विपक्ष के नेता होकर के विश्व स्तर पर जाते थे और उनको सरकारें भेजा करती। तो वो डिग्निटी भी अब नहीं रही, राइवलरी हो गई है अब तो सत्ता और विपक्ष के बीच में। जब से मोदी जी आए हैं तो मतलब ये माने कि गठबंधन टूट गया है, जो विपक्ष का गठबंधन हुआ था। मैं तो एक बात स्पष्ट आपको कह रहा हूँ कि देखिए, ये तो उनसे प्रश्न होने चाहिए कि अगर आप समाजवादी पार्टी के गठबंधन के हिस्सा थे और आपको लगता था कि कोई बात आपको उन तक पहुंचानी चाहिए, जो कमी है या जो कुछ भी हो, आप अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, आपको हर मिनट प्लेटफॉर्म मिला हुआ था। आप तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के प्रिय थे। आपने हर रथ पर आप सवार रहे, आप हमारे पास जब भी हुआ आप कार्यालय में आए, सारी बातें हुई, लेकिन आपने राय मशवरा नहीं दिया। आपने पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने आपने आलोचना की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानहानि हरा, आपने समाजवादी पार्टी का मानहानि हरा, और आपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानहानि। आईना दिखाने का काम किया। आईना दिखाना गलत है क्या? आईना इसे नहीं कहते हैं, आईना इसे नहीं कहते हैं। आईना उसे कहते हैं जब आप अपने परिवार से ही आईना सीख लीजिए। आप में कोई कमी होगी तो आपके माता पिता आपको समझाएंगे, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, या पब्लिक डोमेन में जाएंगे कि हमारी लड़की ऐसी हो गई है वैसी हो गई। तो ये बहुत सुचिता की चीज है जो हम कह रहे हैं। वहां से कहा गया है कि पहले तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय से फोन आया कि यशवंत सिन्हा आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद कहा दोबारा कॉल करके कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई है। तो ये क्या बताना चाहती है समाजवादी पार्टी? नेहा जी, उनको तो ये सोचना चाहिए था कि एमएलसी के चुनाव में
जो 36 सीटें थी उनमें उनकी बात नहीं बनी, क्योंकि हमने तो विधानसभा के इलेक्शन के लिए उनके साथ गठबंधन किया था, लेकिन उससे वो नाराज हो गए और नाराजगी के बाद वो जो सारी चीजें किए हैं वो पब्लिक डोमेन में सामने। समाजवादी पार्टी ने कोई हेट स्पीच उनके विरुद्ध नहीं दी थी और ना किसी तरह की आलोचना की थी। और सबसे बड़ी बात है, आपको अगर व्यक्तिगत प्रहार करना है तो अलग जाकर के करिए, उसमें क्या दिक्कत पड़ी हुई है? आप हमारे समाजवादी पार्टी का हिस्सा थोड़ी ना, गठबंधन के हिस्सा है, आपसे जबरदस्ती थोड़ी ना गठबंधन चलेगा। ठीक है, ठीक है। और मैं दूसरी चीज कह दूं कि ये झूठ बोलते हैं कि जो आयोजन हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी ने आयोजन ही नहीं किया था। तो झूठों के साथ आपने गठबंधन किया था क्या सर? नहीं, मैं तो साफ कह रहा हूँ। नहीं, आयोजन जो यशवंत सिन्हा जी का आयोजन जो था, जो हमारे कार्यालय में हुआ, वो उनका आयोजन था। उन्होंने जिसको बुलाया वो उसमें आया। इनको पहले फोन करना ना फोन करना, ये तो बात ही नहीं हुई। ठीक है, चलिए जय जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ। अभी आपने देखिए इससे पहले कहा था कि अगर एक दो नेता उनकी राय अलग होती है तो बाकी ये नहीं कहा जा सकता इससे, या इसका ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में फूट है। लेकिन असम में 20 विधायकों ने पादा बदला है, ऐसी खबर है। साथ ही साथ हरियाणा में भी कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ये भी खबर है। तो ये सिर्फ एक दो विधायक नहीं ना, ये तो आंकड़ा बड़ा है। और ये जो ऐसी बगावतें शुरू होती है, ये बगावत शुरू होती है तो धीरे से ही शुरू होती है, धीरे धीरे बड़ा रूप लेती है। तो क्या ये क्या संकेत देने की कोशिश है कि बीजेपी पार्टी सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, हर देश की उस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से विपक्ष को कमजोर करें, जिससे पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज है जो बीजेपी की है। वो विपक्ष का नामो निशान खत्म कर देना चाहती है। जिस तरीके से ये अदर प्रदेशों में भी काम कर रहे हैं, आप किसी भी प्रदेश को उठा लें, कोई भी मैम ये बताइए, नहीं ले पा रही है। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आपकी कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर है कि कोई भी पार्टी आके उसे तोड़ देगी, या विधायक इतने बिकाऊ है कि कोई भी पार्टी आके उसे खरीद लेगी? नहीं, पर जिस तरीके से ये धमका रहे हैं लोगों को, ईडी का सहारा लेके डरा रहे हैं, कई जगह ये रुपए का नहीं, ये जो 20 विधायक कांग्रेस के खिलाफ वोट कर रहे हैं, यानी कि दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर रहे हैं, मुर्मू के पक्ष में वोट कर रहे हैं, इनमें से किसके ऊपर ईडी का छापा पड़ा, बताइए जरा असम में। ये डर दिखाते हैं कि अगर आप हमारे फेवर में नहीं जाएंगे तो आपको किसी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, ये फैक्ट है। और अगर हवाई बातें मत करिए ना जय जी। कौन से विधायक पर ईडी का छापा पड़ा है जो कि डर में ये कह रहा है कि मुर्मू को वोट कर देंगे हम? नहीं, मुर्मू जी को वोट के लिए एक ये भी कारण हो सकता है कि वो एक महिला है और आदिवासी है, इस वजह से कई लोगों ने वोट किया होगा, क्योंकि महिलाओं को महत्व दे रहे हैं। इस बात में दो मत नहीं हूँ मैं, इस बात की मैं प्रशंसा करती हूँ बीजेपी की, वो महिलाओं को महत्व दे रही। पर जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये आदिवासी है इसलिए हम उनको जो उनके लिए कैंडिडेट बनाया है और हम बहुत आदिवासियों के साथ है, इस चीज का मैं विरोध करना चाहूंगी। मैं मुर्मू जी का विरोध यानी कि कांग्रेस पार्टी में मैडम कुछ जो विधायक है वो चाहते हैं कि महिला को सपोर्ट किया जाए, आदिवासी को सपोर्ट किया जाए, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष पर जो बैठी अध्यक्षा है या और जो कांग्रेसी है वो नहीं चाहते कि महिलाओं को सपोर्ट किया जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। इसका तो यही मतलब निकाले। अब इस बारे में मैं कुछ कहना मुझे नहीं लगता उचित है, पर ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को महत्व दिया है और देती है। अगर हमारी पार्टी का इतिहास देखें तो महिलाओं के लिए ही महत्व दिया गया है, चाहे वो इंदिरा जी हो, सोनिया जी हो या प्रियंका जी हो या अन्य महिलाओं। मुर्मू का विरोध करना क्या वजह इसके पीछे हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनका सपोर्ट नहीं कर रही? महिला हैं, आदिवासी हैं, समाज सेवी हैं, जैसे कि खैरा साहब अभी गिना रहे थे उनकी उपलब्धियां या फिर उनकी काबिलियत या फिर यूं कहें कि तारीफें जो बता रहे थे उनके बारे में। तो फिर क्यों कांग्रेस पार्टी ने उनका विरोध किया? वो सत्ता पक्ष की उम्मीदवार है इसलिए, या फिर वजह कुछ और है? नहीं, देखिए, अगर प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट हो, अगर वो किसी एक पार्टी की तरफ झुके तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत सारे फैक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और जिस तरीके से बीजेपी के लिए फेवर कर रही है, मुझे लगता है आगे चल के अगर किसी स्टेट में प्रॉब्लम आती है और जहां गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो निश्चित रूप से हमें मुर्मू जी की मदद लेनी पड़ेगी। ऐसे में उनकी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होना और एक इंडिपेंडेंट राय रखना बहुत इम्पोर्टेंट है।
मुझे लगता है कई लोगों को हो सकता है इस चीज से प्रॉब्लम हो, इस वजह से उनका विरोध हो रहा हो। ठीक है संजय सरकार जी, रखिए अपनी बातें। देखिए, पहले तो आपको रीट को बॉन्ड जो है बहुत मजबूत रखना पड़ेगा, तब आप राजनीति कर पाएंगे। मेरे बंगाल में आप देखें 2016 का बाद में मेरे एक मंत्री को 23 महीना जेल के अंदर दे दिया था शारदा मैटर में। जब भी कोर्ट में जाता सरकारी वकील बोलता है कॉन्फिडेंसी एंड बिग बेनिफिशियरी, ऐसा करके हर दिन उसको बेल रिजेक्ट होता था। लास्ट हाई कोर्ट में उसका बोला है अगर बिग बेनिफिशियरी एंड कॉन्फिडेंसी ये हुआ है तो आप इसको प्रूफ क्यों नहीं दे पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे। मेरे अभिषेक को खिलाफ हुआ है, मेरा अनुव्रतों को खिलाफ हुआ है, मेरा मलाई घटों को खिलाफ ईडी सीबीआई। लेकिन बंगाल जो धरती है, शेर का धरती है, शेरनी का धरती है, रॉयल बंगाल टाइगर का धरती है, हमको अब झुका नहीं सकता है। हम सर कटा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। हम बंगाल में ये प्रूफ कर दिया, आप देखा है नहीं, आप देखा है ये चीज, देखा है। हमको खरीदने का कोशिश करता, हम खरीद नहीं पाता है। और बंगाल का जो कार्यकर्ता जो होता है, ये बूथ लेवल में हम लोग का 78,903 बूथ है। बूथ का जो कार्यकर्ता बहुत स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता है। यहाँ पर देखिए ममता बनर्जी को तस्वीर, सिंबल और बीच में सब चीजें प्रूफ तो कर दी सर आपने, लेकिन एक बात बताइए, जो आंकड़ों का गणित अगर हम देख रहे थे तो वहाँ तो द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही थी, फिर ये यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाकर अपना प्रत्याशी बनाकर ये क्या साबित करने की आप लोगों ने कोशिश की? यहाँ तो मुक्की खानी पड़ेगी, ये तो हालात तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए हम लोग सोचे थे यशवंत सिन्हा जी को उतारने के कारण है वो एक ब्यूरोक्रेट है। देखिए ये तो यूपी में जेल में बंद एक मतलब यूपी जेल में कोई एक बंद है और वो सब इंस्पेक्टर में रिजल्ट में जीत गया है, मैंने पास कर गया है। ऐसे तो यूपीएससी से ऐसे एग्जाम नहीं होता है, वहां पर तो कंपटीशन करके देके आना पड़ता है। ये आईएएस बनना पड़ता है। दूसरा नंबर वो मंत्री बना है, डिग्निटी है, पर्सनैलिटी है, उसके बाद में उसको अंदर में पीआरओ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हम लोग सोचे थे इनको खड़ा करने का मतलब जो भारत में जो अभी तक रॉबर्ट स्टैंप और रिमोट कंट्रोल, मतलब टीवी तो आपको पता है, रिमोट किसी को पास, रिमोट दूसरा चला के कोई भी चैनल दे सकता है, वैसे मतलब राष्ट्रपति नहीं बने। देश के राष्ट्रपति सीएन सेशन जैसे मतलब जो एक इलेक्शन कमिश्नर बना था वैसे टाइप का राष्ट्रपति भी बने। हम लोग वही चाहा था, हम लोग सब पार्टी को लेके किया। नहीं देखिए ये लोग सीबीआई ईडी को डर देखा, जो डर गया। हम तो डरा नहीं है, हम तो खुलेआम किया है। हमको मालूम है शिबू सोरेन का बेटा जी वहाँ पर हट जाएंगे। वायर राजशेखर का जो बेटा है जगन मान नहीं आएंगे, काफी दिन जेल में रहा, उसको खिलाफ भी ईडी सीबीआई का केस है, फिर अंदर कर देंगे। उसके बाद तेलुगु देशम को भी चंद्रबाबु नायडू भी समर्थन करने के लिए हुआ कि उनको खिलाफ भी केस है। ठीक है तीनों की बातों से एक चीज कॉमन है कि देखिए जो सत्ता में पार्टी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, वो लोगों में खौफ पैदा करती है, विधायकों और सांसदों में खौफ पैदा करती है। यही वजह है कि आपके पक्ष में वोट डलते हैं और डलवाए जाते हैं। अब ये बताइए सिंधिया जी क्यों छोड़ के चले राजनीतिक कारणों से? आरपीएन सिंह क्यों छोड़ के चले आए? जितिन प्रसाद जी क्यों कांग्रेस पे छोड़ गए? एक दर्जन नाम गिना सकता हूँ राष्ट्रीय स्तर के नेता, क्योंकि उनको राजनीतिक भविष्य वापस आ गया थे। उनको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अपनी लीड से हटती चली जा रही है दिन पर दिन, तो इसलिए वो लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। अब इसमें किसी के ऊपर कहाँ छापा चढ़ा गया? रीता बहुगुणा उसके पहले आ गई थी। कहने का मतलब हमारा ये है कि इतने सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता चले आ रहे हैं, आपको छोड़ के कांग्रेस पार्टी को किसी पर कोई छापा नहीं, किसी पर कोई दमदारी, कुछ नहीं किया। लेकिन जो बेईमान है उन पर छापा ना पड़े ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो सरकार का दायित्व है। दूसरी अभी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रही थी विपक्ष की बात करें, विपक्ष को तोड़ रहे हैं। विपक्ष को तोड़ना तो हमारा राजनीतिक कर्तव्य है, दायित्व है, क्योंकि हम जब जिस विचारधारा को विश्वास नहीं करते, जिसको जनधारा हरा रही है, हम क्या उसको आगे बढ़ाएंगे क्या? उनकी मदद करेंगे क्या? आप तो अगर लड़ाओगे तो हम तो उसका लाभ लेंगे, ये तो राजनीति कर रही रहे हैं, उसमें क्या? ठीक है जय जी आप हमने किसी को धमकी दी, हमने किसी के ऊपर छापा डाला, ये बिल्कुल सफेद झूठ है। ये कहीं से कोई मतलब नहीं, जो बेईमान थे उन पर छापा पड़ा। ठीक है सर, सोनिया गांधी कोर्ट के आदेश में सोनिया गांधी जी जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? महाराष्ट्र में दोनों लोग बेईमान निकले। सवाल तो वो भी है ना कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सही है, बाकी विपक्ष के सारे नेता करप्ट है, उन्हीं के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। ये भी तो सवाल है। मैं अब उस बाद में आऊंगी इस पे, लेकिन जय जी रख लीजिए अपनी बात जल्दी से, मेरे पास वक्त की कमी है सर। सबसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर जो अदर पार्टीज में होता है वो तो गलत होता है, करप्ट होता है, उससे तो छापा पड़ता है, जब वो बीजेपी में चला जाता है तो वो दूसरा खुला कैसे हो जाता है, मैं ये जानना चाहूंगी। और दूसरा इनसे एक प्रश्न है मेरा इम्पोर्टेंट कि
ईडी के जो डायरेक्टर हैं उन्हें जो एक्सटेंशन मिला है वो किस आधार पर मिला है? एक बार एक्सटेंशन मिला 1 साल का, फिर दूसरी साल का मिला, तो इसमें ये निष्पक्ष चीज कहाँ है? आप मुझे थोड़ा इसका आंसर दें। अभी भी ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग, सुप्रीम कोर्ट में। आपको हम बता दें, जजेस को सुपरसीड करके इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस बनाया था। इतिहास पढ़िएगा, इतिहास पढ़िएगा। रेलवे चेयरमैन को, गांगुली को हटा के उससे जूनियर आदमी को बनाया। ठीक है सर, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के आरोप सत्ता पक्ष पर लगते रहेंगे और एनडीए की सरकार है, आप लोगों पे भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि दबाव बनाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश तो की ही जाती है, साथ ही साथ वोट भी डलवाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।